फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी एक परंपरा ऐसी भी भाग 13। तन्वी की बातें सुनकर राखी की आंखों में आंसू आ गए और वो बहुत उदास हो गई। तब तन्वी ने कहा, क्या हुआ राखी, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? तब राखी बोली, ना ऐसा कुछ ना है कीर्ति, और ये कहकर वो जाने लगी। तब तन्वी ने उसे अपने पास बैठाते हुए कहा, राखी तुम मेरी दोस्त हो, तुम अपना हर दर्द मुझसे बांट सकती हो। तुम्हें यूं दुखी देखकर मुझे भी दुख होता है, बताओ क्या बात है? ये सुनकर राखी ने अपने आंसू पोंछे और कहा, कीर्ति। ये कहकर उसका चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा और वो बोली, कीर्ति जैसा तुम सोचती होंगी, हर माँ बाप अपनी औलाद की खुशी के खातिर कुछ भी कर सके हैं, ऐसा ना है। हमारा बाप इंसान ना हैवान है, हैवान। ये कहकर राखी गुस्से में आगे कुछ बोल ना सकी। तो तन्वी ने उससे कहा, पहले तुम शांत हो जाओ और मुझे बताओ कि आखिर बात क्या है। तब राखी आगे बोली, कीर्ति म्हारे बाप ने अपनी अय्याशियों के खातिर म्हारे को यहाँ आग में झोंक दिया। म्हारे बाप ने कभी म्हारे को अपनी औलाद की तरह प्यार ही ना किया। अरे उस हैवान का बस चले तो अपनी सगी बेटी को भी ना छोड़े। तब तन्वी बोली, मैं कुछ समझी नहीं। तब राखी बोली, म्हारे बाबू सा, उसे तो बाबू सा कहते हुए भी म्हारे को शर्म आती है। उसके पहली बींदनी से म्हारा एक पागल भाई हुआ। जब वो 17-18 बरस का होगा तभी किसी बीमारी के चलते म्हारे बाबू सा की पहली बींदनी चल बसी। म्हारे बाबू सा को शुरू से ही अय्याशियों का, शराब का, जुआ का शौक था। उसे समझाते समझाते उसकी पहली बींदनी तो भगवान के पास चली गई थी, लेकिन म्हारे बाबोसा को सिर्फ अपनी अय्याशी से मतलब था। उसने अपनी उम्र से घनी छोटी म्हारी माँ से विवाह किया। म्हारी माँ भी उसकी इन गंदी आदतों से परेशान थी। उसने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन म्हारे बाबोसा के कान पर जूं ना रेंगी। म्हारी माँ सा काफी परेशान रहती थी और मुझे छोड़कर एक दिन आत्महत्या कर ली। लेकिन म्हारे बाबोसा की अकल अब भी ठिकाने ना आई थी। म्हारे बाबोसा की वजह से म्हारी माँ म्हारे को छोड़कर चली गई। म्हारी मासा के जाने के बाद ही मैं तो अनाथ हो गई, क्योंकि बाबोसा ने तो कभी एक बाप का फर्ज निभाया ही ना था। ये कहकर राखी ने अपने आंसू पोंछे और फिर बोली, तब म्हारे लालन पालन के लिए गांव की ही एक विधवा काकी सीमा को रखा गया। सीमा काकी का पति सीमा काकी और अपनी 2 बहुत छोटी छोटी बेटियों को छोड़कर भगवान के पास चला गया। सीमा काकी भी उम्र में काफी कम थी। म्हारा लालन पालन के वास्ते रखने के लिए उसे रखना तो बस बाबोसा का एक बहाना था, जबकि असली वजह तो ये थी कि म्हारे बाबोसा अपनी अय्याशियां पूरी करना चाहते थे। म्हारे बाबोसा ने उस बेबस लाचार औरत की मजबूरी का भी फायदा उठाया और उसे अपनी रखैल बना लिया। अपनी बेटियों के खातिर वो बेचारी म्हारे बाबोसा के अत्याचार सहन करती रही, क्योंकि म्हारे बाबोसा की मर्जी के बिना गांव में तो उसे कोई काम मिलने से ही रहा, और वो अनपढ़ बेचारी कहाँ पर जाती। म्हारे बाबोसा ने अपना तीसरा विवाह करने की बहुत सोची, लेकिन उसका विवाह ना हुआ। तो म्हारे बाबोसा ने म्हारे पागल भाई का विवाह करने के बारे में इसीलिए सोचा जिससे उनकी अय्याशी चलती रहे, जबकि लोगों को तो यही लगा कि म्हारे बाबोसा ने म्हारे सुतेले पागल भाई का विवाह अपने वंश बढ़ाने के लिए किया है। लेकिन म्हारे को पता है कि म्हारे बाबोसा एक नंबर के घटिया इंसान हैं। म्हारे बाबोसा ने घनी कोशिश की, लेकिन कोई भी म्हारे पागल भाई के लिए अपनी बेटी देने के लिए तैयार ना था। आखिरकार म्हारे बाबोसा ने म्हारे जवान होने की प्रतीक्षा की, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक कसाई बकरे को काटने के लिए उसका पालन पोषण करे है। म्हारे ससुर ने अपनी बीमारी के इलाज के लिए म्हारे बाबोसा से कर्जा लिया था। एक दिन कर्ज के सिलसिले में म्हारे बाबोसा यहाँ आई और म्हारी बड़ी ननंद अंजलि को देख लिया। वो तीनों बहनों की खूबसूरती देखकर पागल से हो गई और फिर बिना कुछ सोचे समझे अपने पागल बेटे के लिए उसे मांग लिया। लेकिन म्हारे ससुर तैयार ना थे, तो उसने म्हारा अदला बदली तय कर दिया। ये कहकर राखी फूट फूट कर रोने लगी। फिर अपने आंसू पोंछकर बोली, मैंने बहुत मना किया, लेकिन बाबोसा ने एक ना सुनी। म्हारे को नफरत है उस घटिया इंसान की सूरत से भी। ये कहकर राखी का चेहरा गुस्से में तमतमाने लगा। राखी का दर्द सुनकर तन्वी बोली, राखी तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है।
मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि एक बाप इतना नीचे भी गिर सकता है। अपने स्वार्थ की खातिर उन्होंने तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी ननंद की भी जिंदगी बर्बाद की है। तुम्हारी ननंद जो तुम्हारी अब भाभी है, तुम्हारे पागल भाई के साथ कैसे रहेगी? उसकी जिंदगी तो बर्बाद है। ये सुनकर राखी बोली, कीर्ति बर्बाद है नहीं, हो गई थी, लेकिन हमारी नंद इस नर्क से छुटकारा पाकर चली गई। तब तन्वी बोली, मैं कुछ समझी नहीं। तब राखी बोली, हाँ कीर्ति, मारे ब्याह के बाद मैं अधिकतर मारे पियर में ही रहती थी, यहाँ नहीं आती थी। मैंने वहाँ पर देखा कि हमारा बाप हमारी भाभी यानी हमारी नंद अंजलि पर अपनी गलत नज़र रखे हुए है। हमारे को तो पहले से ही पता था कि अपने बेटे की आड़ में वो इंसान अपना स्वार्थ साधना चाहता है। कई बार मैंने उसे उसके कमरे में ताका झाकी करते हुए देखा था। हमारे को अंजलि की चिंता थी और एक दिन मैं घर पर ही थी। हमारे बाबूसा ने सोचा कि मैं कहीं बाहर हूँ, इसीलिए उसने मौका देखकर हमारी नंद की इज्जत के साथ खेलने की कोशिश की। उसे अकेले देखकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। तब वो चिल्लाई, हमारा पागल भाई का दिमाग तो बच्चों के जैसा था, उसे तो सही गलत ना मालूम था, वो तो बाहर बच्चों के साथ खेलने में मस्त था। अंजलि की आवाज़ सुनकर मैं दौड़कर आई तो अंजलि रोते हुए मुझसे लिपट गई। मैंने देखा कि हमारे बाबूसा की आंखों में वासना थी। ये देखकर मैं गुस्से में अपने बाबूसा से बोली कि हमारे को तो पहले ही शक था कि तुझ जैसा घटिया इंसान और कर ही के सके है। ये सुनकर हमारे बाबूसा ने कहा, छोरी मारा दिमाग ना सटका और चली जा यहाँ से। अगर थारी जान और थारे उस पागल भाई की जान की परवाह है ना तो चली जा यहाँ से। हमारा पागल भाई हमारा सौतेला भाई था, लेकिन मैं उसे अपनी जान से ज्यादा चाहती थी। लेकिन मैंने हिम्मत करके कह दिया, हमारे को जान की परवाह ना है। तभी घर के नौकर भी आ गए तो हमारे बाबूसा गुस्से में वहां से चले गए। उस दिन तो मैंने अंजलि को बचा लिया था, लेकिन हमारे को चिंता थी कि वो घटिया इंसान एक ना एक दिन उसकी इज्जत के साथ जरूर खेलेगा। हमारे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अंजलि को बचाने के वास्ते क्या करूं। तभी हमारा ध्यान शंभू की तरफ गया। शंभू बालकपन से ही हमारे घर नौकर था। शंभू अंजलि की उम्र से 2 या 3 साल बड़ा था। वो बड़ा ही मेहनती छोरा था। मैंने कई बार शंभू को अंजलि की तकलीफों से दुखी होते हुए देखा था। वो मन ही मन अंजलि को पसंद करता था। मौका देखकर मैंने जब शंभू को सारी बात बता दी और कहा कि वो अंजलि को लेकर यहाँ से दूर चला जावे। संकोचवश थोड़ा मना करने पर वो तैयार हो गया। जब मैंने अंजलि को सारी योजना बताई तो वो हैरानी से हमारी तरफ देखने लगी। तो मैंने कहा कि ये बखत सोचने का ना है, और इस तरह कीर्ति मैंने अंजलि को शंभू के साथ भगा दिया। अंजलि तो भाग गई और हमारा दिल कहता है वो जहाँ होगी वहाँ पर शंभू के साथ खुश होगी। लेकिन हमारा घटिया बाप इससे तिलमिला उठा। काफी ढूंढा लेकिन अंजलि कहीं ना मिली। तब आखिरकार फिर उसने एक खेल खेला और हमारे ससुर से दबाव देकर हमारी दूसरी नंद विधि का हमारे पागल भाई से विवाह करने के लिए कहा। मैंने मना किया तो एक दिन उसने हमारे पागल भाई का हाथ जला दिया और कहा, अगर आपने भाई और अपना भला चाहती है तो हमारा ही साथ देना होगा। अपने भाई को बचाने के वास्ते हमारे को ना चाहते हुए भी उसका साथ देना पड़ता है। मैं क्या करूँ कीर्ति? ये कहकर राखी रोने लग गई और बोली, मैं कुछ ना कर सकी। मैंने अंजलि को तो बचा लिया, लेकिन विधि को बाग में जलना था। आखिरकार विधि का भी हमारे पागल भाई से विवाह हो गया और अब हमारे बाबूसा को हमारे पर शक होने लगा कि कहीं मैंने ही अंजलि को भगाया है। इसीलिए उसने हमारे को ससुराल में ही रहने को कहा और एक दिन मौका देखकर हमारे बाप ने विधि की इज्जत लूट ली। वो बेचारी अपनी इज्जत लूट जाने से इतनी दुखी थी कि मौत को गले लगा लिया। जाते जाते वो एक खत भी छोड़ गई थी। जब विधि की मौत के बारे में सब घर वालों ने सुना तो वो काफी दुखी हो गए, लेकिन मैं अपना दुख भी ना व्यक्त कर सकी क्योंकि हमारे बाबूसा चाहते थे कि मैं हमेशा सबको दिखाने की खातिर उनका ही साथ दूं। विधि की मौत पर जब हम सब हमारे पीहर गए तो वहाँ हमारे बाबूसा ने उसकी मौत की झूठी मनगढ़ंत कहानी सुनाई। हमारे को पूरा शक था, इसीलिए मैंने विधि के कमरे की छानबीन की तो एक खत हमारे हाथ लगा जिसमें उसने साफ लिखा था कि हमारे बाबूसा ने ही उसकी इज्जत लूट ली और उससे दुखी होकर उसने अपनी जान दी है। तभी हमारे बाबूसा आ गए और उसने वो खत हमारे हाथ से छीन लिया
और म्हारे को डराया धमकाया कि अगर मैंने किसी को ये बात बताई तो वो म्हारे को और म्हारे भाई को जान से मार देंगे। मैं उस हैवान पर विश्वास ना कर सकती थी, इसीलिए ना चाहते हुए भी किसी से कुछ ना कह सकी। लेकिन पता ना हमारी सास को सब कुछ पता चल गया। विधि की मौत का म्हारे को भी काफी दुख था, लेकिन ना चाहते हुए भी अपने भाई की जिंदगी के खातिर मैं अपने बाबूसा का साथ देने पर मजबूर थी। ये कहकर राखी रोने लगी और कहने लगी, कीर्ति, जितना लोग म्हारे को समझते हैं मैं इतनी बुरी ना हूँ। ये कहकर राखी फूट फूट कर रोने लगी। राखी की बात सुनकर तन्वी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, राखी, पहले तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे दर्द को समझती हूँ। लेकिन राखी, कब तक तुम अपने बाबूसा के हाथ की कठपुतली बनी रहोगी? तुम्हारे चुप रहने की वजह से तुम्हें पता है क्या हो सकता है? राखी, तुम अपने बाबूसा के हाथ कठपुतली बनकर अपनी भी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। तुम्हें पता है तुम्हारे सास ससुर अपनी 2 बेटियों के जाने से कितने टूट चुके हैं। अगर ऐसे में तुम अपने बाबूसा की कठपुतली बनकर उन्हें कुछ गलत कहोगी तो उन्हें कितना दुख पहुंचेगा। राखी, तुम्हारे सास ससुर, तुम्हारा पति सब तुम्हारे बाबूसा की हकीकत जानते हैं, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। अगर ऐसे में तुम भी उनके साथ गलत व्यवहार करोगी तो उन्हें कितनी ठेस पहुंचेगी। तुम अपने सास ससुर, अपने पति को सारी सच्चाई बता दो। वे सब तो पहले से ही तुम्हारे बाबूसा की सच्चाई जानते हैं। अगर ऐसे में तुम उन्हें उसकी सच्चाई बताओगी और अपनी गलती मान लोगी और हमेशा उन्हें खुश रखने की कोशिश करोगी तो विश्वास रखो राखी, जो खुशी तुम्हें ऊंचे महलों घरानों में नहीं मिलती वो खुशी तुम्हें यहाँ मिलेगी। तुम्हें अपने परिवार का प्यार मिलेगा। बचपन से तुम अपने माता पिता के प्यार के लिए तरसी हो, तो तुम्हारे सास ससुर से ही तुम्हें माता पिता का प्यार मिलेगा। एक बार उनके जख्म पर अपने प्यार का मरहम लगा कर तो देखो। ये सुनकर राखी ने अपने आंसू पोंछे और कहा, लेकिन कीर्ति। तब तन्वी बोली, हाँ राखी, तुम एक बार उन्हें सच्चाई बताओ। वे लोग चाहेंगे कि तुम और तुम्हारा भाई कभी मुसीबत में हो? कभी नहीं ना। ये सुनकर राखी बोली, हाँ कीर्ति, तुम ठीक कहती हो। आखिर मैं कब तक चुप रहूंगी? म्हारे ही चुप रहने की वजह से और म्हारे बाबूसा के हाथ की कठपुतली बनने की वजह से ही अब म्हारे बाबूसा हमारी छोटी, जिससे मैं सगी छोटी बहन से भी ज्यादा प्यार करूं हूँ, उसके साथ हमारे पागल भाई का विवाह करवाना चाहते हैं। अभी तो वो मासूम मात्र 14 बरस की है। ये सुनकर तन्वी बोली, तो क्या राखी, तुम अपने बाबूसा के हाथ की कठपुतली बने रहकर अपनी 2 नंदों की तरह अपनी छोटी नंद को भी आग में झोंकने दोगी? ये सुनकर हड़बड़ाते हुए राखी बोली, नहीं कीर्ति, मैं कभी ऐसा ना होने दूंगी। आज तूने हमारी आंख खोल दी। फिर राखी बोली, कीर्ति, मैंने अपनों को काफी ठेस पहुंचाई है। मैं अभी जाकर उनसे अपने किए पर माफी मांग लूंगी। ये कहकर राखी वहां से चली गई। तब विजय तन्वी के पास आया तो तन्वी विजय की तरफ देखते हुए बोली, विजय। ये कहकर उसने एक टेप रिकॉर्डर निकाला और कहा कि जो कुछ भी राखी ने अपने बाबूसा के खिलाफ कहा है सारा इसमें रिकॉर्ड हो गया है। ये सुनकर विजय बोला, अब एक सबूत तो हमारे हाथ लग चुका है, तो फिर देर किस बात की है? तन्वी, उस पापी को उसके किए की सजा दिलवाओ। ये सुनकर राखी बोली, नहीं विजय, मैंने उस भानु प्रताप के बारे में सुना है कि उसकी ऊपर मंत्रियों तक पहुंच है और वो इतना शातिर इंसान है कि एक सबूत से हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमें उसके लिए कई पुख्ता सबूतों की जरूरत पड़ेगी और अगर जरूरत पड़ी तो उसे रंगे हाथों भी पकड़ना होगा। ये कहकर तन्वी कुछ सोचने लगी। जैसे ही राखी अपने घर आई तो उसे दुखी और परेशान देखकर उसकी सास शारदा बोली, क्या हुआ बींदनी, इतनी दुखी काय को है? ये सुनकर राखी की आंखों में आंसू आ गए तो उसकी सास और घबरा गई और उसके पास आकर बोली, कोई बात है तो बताओ म्हारे को। ये सुनकर राखी उसके गले लग गई और फूट फूट कर रोने लग गई। राखी के रोने की आवाज सुनकर सभी घर वाले वहां आ गए। सभी राखी को इतना दुखी देखकर परेशान थे और उसके दुखी होने का कारण पूछने लगे। तो राखी हाथ जोड़कर बोली, म्हारे को माफ कर दो, मैंने आज तुम सबका बहुत दिल दुखाया है, लेकिन मैं मजबूर थी। ये कहकर राखी ने रोते हुए हड़बड़ाते हुए सारी बातें बता दी और फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, इस दुनिया में हमारा कोई ना है, चाहे हमारा भाई पागल है लेकिन है तो हमारा भाई, सौतेला ही सही लेकिन है तो भाई। उसका दिमाग बच्चों जैसा है लेकिन हमारे से बड़ा प्रेम करता है।
उसके खातिर मैंने इतना कुछ किया। ये सुनकर उसकी सास बोली, अरे किसने कहा कि थारा कोई ना है, हम सब है ना थारे, मैं हूं ना थारी मासा। ये सुनकर राखी अपनी सास की तरफ हैरानी से देखने लगी। आज उसे अपनी सास में अपनी माँ नजर आ रही थी। फिर राखी अपनी सास के गले लग गई और बोली, तुम सबने आज तक मारे को सगी बेटी से बढ़कर प्यार किया है, लेकिन शायद मैं ऐसा ना कर सकी। लेकिन तुम सबको मैं वचन दूं हूँ, आज के बाद मैं ऐसा कोई काम ना करूंगी जिससे किसी का भी दिल दुखे। तब राखी के ससुर बोले, बींदनी अब चुप हो जा, हम सब है ना थारे साथ। शायद भगवान ने हमसे हमारी 2 बेटियां तो छीन ली, शायद हमारे नसीब में यही लिखा था, लेकिन तू भी तो हमारी बेटी है ना। सभी का प्यार भरा साथ देखकर राखी को अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। आज तक उसने उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया। फिर राखी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दूसरे दिन जैसे ही तन्वी पाठशाला जाने के लिए तैयार हुई तो विजय बोला, तन्वी अब तो हमारे हाथ एक सबूत भी लग चुका है। साथ में ही फरीद काका और उसका परिवार भी भानु प्रताप के खिलाफ गवाही देने को तैयार है। तो फिर क्यों ना हम अपनी योजना अनुसार भानु प्रताप के गांव चलते हैं और वहां से कोई सबूत इकट्ठा करते हैं। ये सुनकर तन्वी बोली, तुम्हारी बात सही है, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ एक भारती को ही बचाना नहीं है, भारती जैसी सैकड़ों लड़कियों को भी बचाना है जो इस कुप्रथा की चपेट में आ जाती हैं और उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। विजय, मैं चाहती हूँ कि गांव के लोग कुछ शिक्षित हों जिससे उनकी बेटियों की जिंदगी बच जाए। अगर विजय मेरी कोशिश से कुछ लड़कियों की जिंदगी बच जाती है तो मैं अपने आप में गर्व महसूस करूंगी। अच्छा विजय, अब देर हो रही है, हम चलते हैं। ये सुनकर विजय मुस्कुराता हुआ बोला, हाँ तन्वी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। फिर दोनों पाठशाला पहुंच गई। तन्वी और विजय दिन रात मेहनत कर रहे थे गांव वालों के लिए, और आखिरकार तन्वी और विजय और सरपंच जी की मेहनत रंग लाई और गांव में जगह जगह कुटीर लघु उद्योग स्थापित हो गई। गांव की औरतें पापड़, नमकीन, मिठाइयाँ आदि बनाती और साथ में अपने हाथ से रंगे कपड़े, अपने हाथ से बनाए पैरदान, ऊन से बनाई शॉल, चद्दर, टावर आदि बाजार में बिकने के लिए रवाना करती। धीरे धीरे लोगों की आर्थिक मदद होने लगी। अब तो विजय और तन्वी गांव वालों के लिए भगवान बन गए थे। तन्वी ने गांव के लोगों को समझाना चाहा कि आटा साटा, दहेज, बाल विवाह, बहु विवाह, बेमेल विवाह जैसी कुप्रथाएं मासूम लड़कियों की जिंदगी किस तरह बर्बाद कर देती हैं। लेकिन गांव में अभी भी कुछ रूढ़िवादी ऐसे लोग थे जो इन प्रथाओं के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकते थे। वे लोग अभी भी औरत को पैर की जूती समझते थे। उन्हें विजय और तन्वी दोनों से ही नफरत थी। उनका मानना था कि औरत अगर 4 दीवारी तक सीमित रहे तो ही अच्छा है। पैर की जूती को माथे का ताज कभी नहीं बनाना चाहिए। लेकिन वे लोग चाहकर भी विजय और तन्वी दोनों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे, क्योंकि गांव के सरपंच जी का साथ विजय और तन्वी के साथ जो था। लेकिन फिर भी गांव की अधिकतर औरतें तन्वी की बात से सहमत थी। उन्होंने तन्वी को विश्वास दिलाया कि वो लोग आगे से इन प्रथाओं की भेंट अपनी मासूम बेटियों को नहीं चढ़ने देगी। लघु कुटीर उद्योग चलाने के साथ साथ गांव की औरतें कुछ शिक्षित भी हो गई थी। अब वे अपने पैसों का हिसाब किताब भी अच्छे से रखती थी। साथ में ही कुछ लिखना पढ़ना भी सीख गई थी। ये देखकर तन्वी को बहुत खुशी होती थी। आज की कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी की कहानी आपको मिलेगी भाग नंबर 14 में। तब तक के लिए बने रहें मेरे चैनल ढेर सारी कहानियाँ के साथ। थैंक यू।